मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और आज का इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हमने इससे पूर्व के सेशन में हमने बात की थी, वो है जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के ऊपर ही हम आज उनके जीवन और उनके करियर से संबंधित हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर दी और उनके जो फेमस और जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं उसके ऊपर हम इससे पहले बात कर चुके हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारी जो जानकारी हम इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। अब हम जॉन गॉल्सवर्दी के अलग अलग जो प्लेज या नॉवेल्स है, जो उनके प्रसिद्ध प्लेज या नॉवेल्स है, अब उनका हम एक एक करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो इस कड़ी में, इस सीरीज में जॉन गॉल्सवर्दी के जो नॉवेल्स या प्लेज है उनमें से उनका सबसे जो काफी पॉपुलर एक प्ले है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, वो है स्ट्राइफ। इस टाइप का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस टाइप का जो पब्लिकेशन हुआ वो हुआ 1909 में। अब इस टाइप के बारे में हम आगे बढ़ने से पहले हम इस बात पर आ जाते हैं कि जो ऑलमोस्ट जॉन गॉल्सवर्दी ने 30 प्लेज लिखे हैं और इन 30 प्लेज में अधिकतर जो उनका थीम या सब्जेक्ट मैटर था वो है किसी न किसी कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम के ऊपर, कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम, उस समकालीन, उस समाज में व्याप्त उस समय की जो समस्या थी उसी के ऊपर उन्होंने अपने जो भी प्लेज हैं उनको आधारित किया है। उनकी विषय वस्तु आपको उस समय की जो कंटेम्पररी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, समकालीन जो समस्याएं थी उसमें, उन्हीं के ऊपर उन्होंने बात की है। आपको अधिकतर इसमें जो सब्जेक्ट मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे, उस समय की कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम, जैसे उस समय की मैरिज, शादियों के ऊपर, जैसे उस समय की सेक्स रिलेशन के ऊपर, उस समय की कास्ट और क्लास प्रीजुडिसेस कहते हैं अपन पूर्वाग्रह को, पहले से आपने किसी के बारे में जो सोच रखा है उसके लिए, तो जो जनरलाइजेशन आपने कर दिया है उसके बारे में, या आप कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी का मतलब होता है एक, और कन्फाइनमेंट उसको सीमित करना, यानी कि एक व्यक्ति को एक जगह पर सीमित कर देना। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर गॉल्सवर्दी ने डिटेल में काम किया है और इन सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने प्लेज में जगह दी है और बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसका पिक्चराइजेशन किया है या उसको ड्रामेटाइज किया है या उसको स्टेज दिया है। अब हम ये बात हमने कर दी, ये प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स में जहां पर भी है वहां एक कन्फ्लिक्ट है या कॉन्ट्रास्टिंग कन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्टिंग है वो कन्फ्लिक्ट यानी जो वहां पर संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो किनके इनके बीच में, उस पे दो तरह से वहां पर आपको समझाया हुआ है। एक तो है इंडिविजुअल और एक है वो कन्फ्लिक्ट, वो स्ट्रगल किसका, ग्रुप के बीच में। तो कहीं कहीं पर आपको जो संघर्ष मिलेगा वो दो कॉन्ट्रास्टिंग लोगों के बीच में मिलेगा और यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग जो है वो ग्रुप के बीच में मिलेगा। तो ये जो चीज है, ये जो विशेषता है, ये उनके लगभग सभी प्लेज में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हमने बात की प्रॉब्लम प्लेज और उसके मुख्य जो विषय वस्तु है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं गॉल्सवर्दी के स्ट्राइफ के बारे में, और इसका पब्लिकेशन हुआ 1909 में। स्ट्राइफ का अर्थ होता है स्ट्रगल, कोई विवाद या झगड़ा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है स्ट्राइफ का है
कोई संघर्ष, कोई विवाद या झगड़ा। ये अपने नाम के अनुसार इसका नामकरण जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल उपयुक्त है। वो क्यों? क्योंकि इसमें एक संघर्ष है, इस स्ट्राइफ में एक स्ट्राइफ है, एक संघर्ष है, जो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है। वो संघर्ष दो वर्गों के बीच में है, टू क्लास के बीच में है। यहां पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहां पर दो तरह से संघर्ष उन्होंने उसको स्टेज दिया है। एक संघर्ष में तो व्यक्तियों का संघर्ष है, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, उनके बीच में संघर्ष है। या दूसरी तरफ जो है वर्ग के बीच में संघर्ष है। तो ये क्लास स्ट्रगल है। यहां पर आप क्या पाएंगे? ये क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल है। दो वर्ग के बीच में संघर्ष है। दो वर्ग जो है वो कौन से हैं? कैपिटलिस्ट एंड दूसरा है लेबरर। एक तो है कैपिटलिस्ट, ये पूंजीपति है। दूसरा ये श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, सामान्य जन है। तो श्रमिकों के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उस समय उद्योग का जमाना था, उद्योग वहां की जो अर्थव्यवस्था पर हावी थे। और ऐसे समय में जब ये दिखने लगे तो वहां पर ये मुख्य उस समय की कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी थी उसमें एक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम थी, एक समकालीन उस समय का एक समस्या थी, वो थी कैपिटलिस्ट। ये इस पे एक प्रश्न बनता है कि इसका थीम क्या है, इस टाइप का थीम क्या है, इस टाइप का सब्जेक्ट क्या है। वो इस टाइप का सब्जेक्ट और इस टाइप का थीम जो है वो है जो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष किसके बीच में? पूंजीपतियों के बीच में और श्रमिकों के बीच में जो वर्ग संघर्ष है उसका पिक्चरेशन, उसका डिपिक्शन किया गया है इस टाइप में जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। इसकी एक, जैसे इसके नाम के अनुसार ये बिल्कुल फिट बैठता है कि इसका ये स्ट्राइफ है, और स्ट्राइफ जो संघर्ष है, जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो दो वर्गों के बीच में है। यहाँ पर दो वर्गों के बीच में संघर्ष है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुली दो चीजें यहाँ पर मैं इसके बारे में, स्ट्राइफ के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा कि एक तो जो ये गोल्सवर्दी थे वो एक रियलिस्टिक थे, रियलिस्टिक थे, यानी कि वास्तविकतावादी थे। वो जो जैसा देखते थे वैसा उसको प्रेजेंट करते थे, कोई आइडियलिज्म नहीं था। तो रियल है, तो एक तो ये रियलिस्टिक है। दूसरा, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसका पिक्चराइजेशन बहुत ब्यूटीफुल है। किनका? एक तो एंथोनी और दूसरा रॉबर्ट्स। एक तो एंथोनी और दूसरा रॉबर्ट्स। एंथोनी कैपिटलिस्ट, एंथोनी जो है वो कैपिटलिस्ट को, जॉन एंथोनी पूरा नाम है, वो कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और श्रमिकों के बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं रॉबर्ट्स। ये सीधे प्रश्न आते हैं। यहां तक जो मैं बात कर चुका हूं उस पे दो तीन प्रश्न इसमें सीधे बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है, ये क्लास स्ट्रगल है। पहली बात जो आ रही है इसमें ये क्या है? ये क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है। दूसरा है कि किसके बीच में संघर्ष है? कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में है। तीसरा, कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एंथोनी कर रहा है, जो वो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और यहां पर लेबरर्स का कौन कर रहा है? ये एक श्रमिक नेता है, एक लेबर लीडर है, ये इनका नाम है रॉबर्ट्स। तो यहां पर मैं दो बातें कहना चाह रहा था। एक तो यहां पर इसका पिक्चरेशन, ये इसका जो रियलिस्टिक व्यू है, और इसी वजह से क्योंकि ये एक सोशल प्ले है, साथ में ये एक सोशल ट्रेजेडी है। और इस ट्रेजेडी का बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इन दो कैरेक्टर्स एंथोनी और रॉबर्ट्स, और आपको कहीं कहीं लगेगा
आपको कहीं कहीं ये भ्रम होगा कि क्लास स्ट्रगल के साथ में ये इंडिविजुअल स्ट्रगल भी है। एक तरफ एंथनी है और एक तरफ रॉबर्ट्स है, और ये जो एक कला है इसमें माहिर है जॉन गोल्सवर्दी। उन्होंने इसको इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है कि एक तरफ तो ये हमें वर्ग संघर्ष लग रहा है और दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि ये वर्ग संघर्ष के साथ साथ में एक व्यक्तिगत संघर्ष भी है, एक पर्सनल स्ट्रगल भी है, ये हमें साथ साथ में लगता है। अब हम आते हैं इस टाइप की बहुत शॉर्ट में हम इसकी स्टोरी को जान लें कि स्टोरी इसकी क्या है। इस टाइप जो है वो शुरू होती है आपकी ट्री नार्था टिन प्लेट वर्क्स, ये उस कंपनी का नाम है जिसमें प्लेट वर्क्स, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, यह उस कंपनी का नाम है जहां पर काफी समय से एक हड़ताल जारी है। वह हड़ताल काफी दौर की बातचीत के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, और वहां पर दोनों जो वर्ग है, कैपिटलिस्ट और एक तरफ लेबरर्स, वो दोनों बात अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और इस पे काफी समय बीता जा रहा है। प्रभावित दोनों वर्ग हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कोई कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच इस वर्ग या इस कंपनी के जो कंपनी मैनेजर होते हैं, कंपनी मैनेजर, वो है अंडरवुड। अंडरवुड के घर पर इनकी कोशिश से, अंडरवुड की कोशिश से इनके खुद के मकान पर श्रमिकों की एक बैठक होती है जिसमें वो श्रमिकों को थोड़ा सा समझाते हैं, उन लेबरर्स को समझाते हैं और वो इस बात पर उनको किसी बात पर राजी कर देते हैं कि यहाँ तक अगर बात हो जाती है तो हम जो चेयरमैन से और डायरेक्टर से हम बात करेंगे कि इसके बारे में कुछ समझौता हो जाए। और वर्कर्स भी चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए और जीवन पुनः एक बार सुव्यवस्थित चलने लगे। बात चलती है, अंडरवुड श्रमिकों से बात करके उनके जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन कौन है, एंथोनी के पास जाते हैं और उनको सारी स्थिति बताते हैं कि वर्कर्स जो है कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, साथ में वर्कर्स जो है वो झुकने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर एंथोनी जो एक पुरातन पंथी है, ट्रेडिशनलिस्ट है और पुरानी विचारों को मानने वाला है, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसने मना कर दिया, उसने कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं झुकने के लिए, मैं किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हूं। और यहाँ पर वो किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी अंडरवुड को कहा कि मैं 32 साल से ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स का मैं चेयरमैन हूं और इसका एक ही मालिक है और वो है एंथनी, जॉन एंथनी। इसका एक ही मालिक है और वो कौन है, जॉन एंथनी। उसने कहा, और ये कहता है अंडरवुड से कि 32 साल से वो इस कंपनी का चेयरमैन है और उसने 4 हड़तालों को अभी तक इसी तरह से खत्म कर दिया है। 4 हड़तालें उसके सामने टूटी है, उसके धैर्य के सामने 4 हड़तालें उसने तोड़ दी है और ये हड़ताल भी मैं उसको तोड़ दूंगा। तो उसका इतना घमंड और उसकी इतना एडामेंट जो वो था, उसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी और वो एक डेडलॉक की तरह एक गतिरोध बन गया। तो डेडलॉक से बात आगे बढ़ाते हैं हम। अब स्थितियां, हालांकि ट्रेड यूनियन जो था वो उसने अपने हाथ पीछे खींच दिए थे उस हड़ताल से, क्योंकि उसमें उनको एक स्तर से उसको नीचा गिरता हुआ पाया। लेकिन फिर भी उस समय के ट्रेड यूनियन उस समय के ट्रेड यूनियन ने एक ऑफिशियल, एक अधिकारी
इस वार्ता में मध्यस्थता के लिए भेजा, उनका नाम है साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस ये आते हैं, ये दोनों वर्गों से बातचीत शुरू करते हैं। किससे? कैपिटलिस्ट से। सबसे पहले तो वो लेबर से बात करते हैं, लेबर से बात करते हैं, वर्कर से बात करते हैं, फिर वो कैपिटलिस्ट से बात करते हैं। दोनों तरफ, एक तरफ तो ये एंथोनी साहब हैं, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ रॉबर्ट्स, श्रमिकों की तरफ रॉबर्ट्स, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की अपने एडामेंट की वजह से स्थितियां वहां की वहां है, जस की तस से कोई सुधरने वाली नहीं है। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये ट्रेड यूनियन के जो अधिकारी हैं, साइमन हार्नेस, ये इन दोनों वर्गों से मिलके फिर लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर कोई भी जो है उनको सफलता नहीं मिलती है। अब क्या होता है? अब वो अपनी प्रयास कर ही रहे हैं। इस बीच में डेवलपमेंट ये होता है कि जो अंडरवुड है, कौन है ये? मैनेजर इस कंपनी का। ये जब हड़ताल शुरू नहीं हुई थी, उस समय रॉबर्ट्स की पत्नी मिसेस रॉबर्ट्स ये इस अंडरवुड के घर पर घरेलू काम करने जाते थे, और इसी वजह से इनकी पत्नी मिस्टर अंडरवुड की पत्नी एनिड अंडरवुड और मिसेस रॉबर्ट्स के संबंध बहुत अच्छे थे। तो इस बीच में एनिड अंडरवुड उनके रॉबर्ट्स के घर पर जाती है और रॉबर्ट्स को समझाने के लिए, इस बात के लिए मनाने के लिए वो प्रयास करती है कि आप इस हड़ताल को में थोड़ा सा आप सहयोग करें, आप थोड़ा सा गिव अप करें, थोड़ा सा समझौते के लिए तैयार हो जाए, कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाए। साथ में वो कम से कम इस बात के लिए आश्वासन चाहती थी कि मैं अगर मिसेस रॉबर्ट्स, क्योंकि उनकी हालत, शी वॉज डाइंग ऑफ हंगर, शी वॉज डाइंग ऑफ कोल्ड, वो उस समय वो भूख से मर रही थी और वो ठंड से मर रही थी, उसकी हालत मरनासन थी। लेकिन एनिड ने एक वो प्रस्ताव रखा रॉबर्ट्स के सामने, जो वर्कर्स का नेता था। उसने उसके प्रस्ताव रखा कि आप कम से कम, आप मेरी कोई बात नहीं माने, कोई बात नहीं, आप कम से कम एनिड अंडरवुड ने ये कहा रॉबर्ट्स से कि मैं जो भोजन आपकी पत्नी के लिए, मिसेस रॉबर्ट्स के लिए भिजवा रही हूं, आप उसको स्वीकार कर दीजिए, उसको खाने दीजिए, खाना खाने दीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि एडामेंट की, एक हठधर्मिता की हद हो जाती है। उन्होंने मना कर दिया, रॉबर्ट्स ने मना कर दिया, किसी भी प्रकार की मदद देने के लिए मना कर दिया। ये एक डेवलपमेंट बीच में होता है, जो एक कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन लाता है। कहानी आगे बढ़ती है। इस बीच जो हार्नेस है वो बिल्कुल ऑनेस्टली प्रयास कर रहे हैं कि ये गतिरोध टूटे। तो वो सारे श्रमिकों की, वर्कर्स की एक बार पुनः बैठक देते हैं, और वो सारी तरफ से घूम फिर के ये नतीजे पर आ जाते हैं कि इस हड़ताल से दोनों वर्गों को नुकसान हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये वर्कर्स बहुत दयनीय कंडीशन में हैं, बहुत पुअर कंडीशन में हैं, और अगर ये इसी तरह से हड़ताल जारी रही तो इनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं डायरेक्टर्स के लिए भी इनको डिविडेंड देना पड़ेगा, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना हिस्सा मांगेंगे, अपना प्रॉफिट मांगेंगे, तो हम कहां से देंगे। तो डायरेक्टर्स के लिए भी एक प्रश्न था डिविडेंड का, और प्रश्न था शेयर होल्डर्स का। तो दोनों तरफ से वो किसी भी पक्ष में वह हड़ताल नहीं थी, वो किसी भी पक्ष में नहीं जा रही थी, दोनों पक्षों का नुकसान ही कर रही थी। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी, किन्होंने, हार्नेस ने, जो ऑफिशियल जो मध्यस्थता के लिए आए हैं दोनों के बीच में, उन्होंने एक मीटिंग रखी वर्कर्स को उन्होंने तैयार कर दिया। और वर्कर्स ने यहां तक कह दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज क्या, हम समर्पण के लिए तैयार हैं, हमें बिना शर्त के हम तैयार हैं, और ये हड़ताल खत्म होनी चाहिए और कंपनी वापस शुरू होनी चाहिए। इस बीच में क्या होता है कि उन्होंने उन श्रमिकों को मना दिया कि हम तैयार हैं। तभी रॉबर्ट्स उस मीटिंग में आ जाते हैं। श्रमिक उनको सुनना नहीं चाहते,
श्रमिक तैयार है समर्पण के लिए, लेकिन रॉबर्ट्स एक बहुत बड़े ओजस्वी मतलब ऑरेटर है। वो आते ही श्रमिक नहीं सुनना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उन श्रमिकों को वापस वो अपने पक्ष में लेकर आ जाते हैं और हड़ताल खत्म नहीं करने के लिए श्रमिकों को राजी कर देते हैं। इस बीच एक घटनाक्रम होता है कि जो स्टेज बना होता है वहां पर एक लेडी आती है और वो रॉबर्ट्स को कहती है कि आपकी पत्नी मिसेस रॉबर्ट्स अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है इस स्ट्राइक का, इस नाटक का। जैसे ही ये सूचना मिलती है, रॉबर्ट्स वहाँ से उस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे जो वर्कर्स हैं वो इस बात पर पुनः तैयार हो जाते हैं कि ये अब ये हड़ताल अब आगे नहीं चलेगी। इधर एक तरफ तो वर्कर्स तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, मिसेस रॉबर्ट्स की मृत्यु हो गई थी। रॉबर्ट्स जो श्रमिकों का नेता था, उसकी पत्नी की किससे, भूख और ठंड से मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट इस कहानी के लिए है। इधर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन हैं जॉन एंथोनी, उनका एक बेटा है एडगर एंथोनी। वो उसको जो ये खबर मिलती है तो वो उसके पिता का बहुत सम्मान करता है, लेकिन इस बात के लिए इस बात का उसको बहुत दुख है कि एक जो मिसेस रॉबर्ट्स की डेथ इस हड़ताल की वजह से हो जाती है और वो इस मामले में वो अपने पिता से विरुद्ध हो जाता है। इस बीच क्या होता है कि जैसे ही ये बात मालूम चली और सभी जो डायरेक्टर्स थे बोर्ड में, जो अन्य डायरेक्टर्स थे, वो भी एंथोनी की जो स्टबर्न है, वो बहुत स्टबर्न है, तो बहुत हटी है, बहुत हठधर्मिता है उनमें और अड़िग है, बात मानते नहीं है, तो उससे वो बहुत खिलाफ हो गए। और इधर एक अब जैसी शाम हुई, शाम की जो एक मीटिंग शुरू हुई, उसमें 3 मेंबर्स, मतलब जो जिन वर्गों में ये मीटिंग हो रही है उसमें एक तो हार्नेस है, एक वर्कर्स है और डायरेक्टर्स है। अब यहाँ पर बहुत ये एक कठिन फैसले का समय है। हार्नेस के साथ में इस मीटिंग में वर्कर्स ने रॉबर्ट्स को अपना नेता मानने से मना कर दिया और उन्होंने सारी जो मांगे थी यूनियंस की, जो यूनियन ने उस समय रखी थी, उसको स्वीकार कर दिया। तो रॉबर्ट्स को वहां पर उन्होंने कुल मिला के समझ सेटलमेंट कर दिया। और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी, उन्होंने सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर जॉन एंथोनी को अपने चेयरमैन से हटा दिया। तो इधर तो रॉबर्ट्स और इधर कौन, एंथोनी, जो दोनों ही लीडर थे, अपनी हठधर्मिता के कारण, अपने स्टबर्ननेस के कारण इनको जाना पड़ा। अपनी हार को देखते हुए इन्होंने जॉन एंथोनी ने इस्तीफा दे दिया। इधर मीटिंग जब शुरू हुई, जब रॉबर्ट्स इस मीटिंग में पहुंचे, उस समय नहीं थे जब जो सेटलमेंट हो रहा था, उस समय नहीं थे, और जब वो बाद में मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि जो कुछ होना था वो हो चुका था। अब आप देखिए कि इसका एक सोशल ट्रेजेडी है और इसमें एक स्ट्राइकिंग फीचर इसका है, एक मुख्य विशेषता इस बात की है कि जिन पॉइंट्स पर यहाँ पर समझौता होता है, वो वही बिंदु थे जब वो हड़ताल शुरू हुई। उससे पहले यूनियन ने जिन पॉइंट्स को उस हड़ताल शुरू होने से पहले मतलब रखा था। आप सोशल ट्रेजेडी कैसे है, आप इसको समझिए कि यूनियन ने हड़ताल शुरू होने से पहले जिन मुद्दों को वहां पर दोनों के बीच में रखा था, उन्हीं मुद्दों पर यह सेटलमेंट हुआ है। यानी कि आपकी इतने लंबे समय की सफरिंग, इतने लंबे समय का लॉस और इतने लंबे समय की पीड़ा के बाद आप उसी जगह पर आ गए जहां से वो
वो पॉइंट्स शुरू है। यानी कि किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिन पॉइंट्स पर आपको 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपको समझौता कर देना चाहिए था, उन्हीं मुद्दों पर ये सेटलमेंट पूरा होता है। इस तरह से दो जो अड़िग नेता थे, जो अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले थे, वो लास्ट में वो अपने आप को डिजर्टेड पाते हैं, अकेला पाते हैं और दोनों ही डिफीटेड पाते हैं, दोनों ही हारे हुए पाते हैं। और इनका दोनों का अपने एक दूसरे के प्रति, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इन दोनों के एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। और इस तरह ये एक ट्रेजेडी, एक सोशल ट्रेजेडी और एक बहुत अच्छा जो प्रेजेंटेशन है गोल्सवर्दी का, वो इस तरह से समाप्त होता है। इसके साथ में ये स्टोरी आती है और कुछ कोटेशंस भी आते हैं इससे, जिसकी चर्चा हम इसके बाद वाली क्लास में करेंगे। तो जॉन गोल्सवर्दी पे जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हमने इस टाइप का अध्ययन किया। हम अगली क्लास में किसी अन्य जो गोल्सवर्दी की रचना है उसको लेंगे और थॉरली उसके ऊपर उसकी पूरी कहानी, उसके मेन कैरेक्टर और उससे पूछे जाने वाले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इस पे एंथनी रॉबर्ट्स, इन पर बराबर प्रश्न आते हैं और किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पर भी आप ध्यान रखिए और इन चीज़ों को याद करिए, बार बार सुनिए और इसके जो पॉइंट्स है उनको नोट कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।